अब हम कुछ लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चाइना में पेपर का इन्वेंशन हुआ 100 BCE में। जैसे जैसे ये दुनिया में प्रचलित होता गया, फिर इंडिया में कुछ लिटरेट्स, क्रॉनिकल्स, इन जैसे कि कोई विद्वान, कोई इतिहासकार, इन सब ने इतिहास लिखना, पिटीशन लिखना, जुडिशल रिकॉर्ड्स लिखना, अकाउंट्स ऑफ टैक्सेस लिखना, ये सब पेपर में लिखना शुरू किया। कुछ टीचिंग्स थी सेंट्स की, ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन, ये सब रिकॉर्ड भी कहाँ पेपर में होने लगे। अर्लियर कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्टेड किए जाते थे जो कि वेल्दी लोग करते थे, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज द्वारा। ये सारी इकट्ठा होकर आर्चीव्स में स्टोर हुआ करती थी। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। ये सारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे उस टाइम के हिस्टोरियंस को। हाउएवर हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल। हालांकि हिस्टोरियंस को भी काफ़ी केयरफुल रहना होता था इन मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ करते टाइम, क्योंकि उस टाइम पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी और जो लेखक थे उस टाइम पर इन मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी किया करते थे अपने हाथों से, और इनकी जो हैंडराइटिंग होती थी ये हर जनरेशन टू जनरेशन अलग हुआ करती थी एक ही टेक्स्ट के मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर। अब कुछ मेडिएवल क्रॉनिकल्स हैं जो कि लिखे गए थे कंटेम्प्रेरी ऑथर्स द्वारा, कोर्ट हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स द्वारा जो इंडिया में आए थे। दीज क्रॉनिकल्स आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन। ये जो इतिहास है ये आने वाले जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस को बताते थे। हाउएवर सच राइटिंग्स आर नॉट फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज एंड बायस ऑफ द राइटर्स। मतलब कि इसमें जो राइटर्स थे ये सारे भेदभाव को भुलाकर इस हिस्ट्री को लिखा करते थे जो कि रिलायबल नहीं होते थे उस टाइम पर। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेस के अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी इमेंस वैल्यू रखते थे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, मिडिएवल इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री को बनाने में। जैसे कि कॉइन्स belonging to this period are a valuable source for reconstructing dates of historical events। हिस्टोरिकल इवेंट्स के डेट्स को बताने में कॉइन्स एक वैल्यूएबल सोर्स साबित होते थे। दे आल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। हमें उस पता चलता था कि उस टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी लोगों की। Monuments and paintings are also important archaeological sources of the period। उस समय के monuments, paintings भी काफ़ी important हुआ करती थी। Monuments of the period give evidence of the advancement technology and engineering skills। जो monuments हैं वो उस टाइम के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बताते थे कि उस टाइम पर कैसी कैसी टेक्निक्स और इंजीनियरिंग स्किल्स के द्वारा ये monuments तैयार किए जाते थे। They also inform us about the different architectural styles। किन किन आर्किटेक्चरल स्टाइल से हम बिल्डिंग्स बनाया करते थे उस टाइम पर, ये हमें पता चलता है। मैनी इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं कि दीवारों पर बहुत सारी लिखावटें मॉन्यूमेंट्स की, जो ये बताते थे कि उस टाइम पर लोगों की लाइफस्टाइल क्या होती थी। अब हम जानेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। कुछ सामाजिक और राजनीतिक समूहों का उद्भव। जैसे 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में कई सारे लोग हमारे देश में आए, हमारे खजाने से अट्रैक्टेड होकर यहाँ पर आए। उन सब में से कुछ अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। ये सारे कौन थे? ये सारे मुस्लिम इन्वेडर्स थे। पृथ्वीराज चौहान जो कि इंडियन रूलर थे चाहमाना डायनेस्टी के, जो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर रूल करते थे। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन अ फियर्स बैटल। उन्होंने मोहम्मद गौरी को एक फियर्स बैटल में हराया था। लेटर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी।
और बाद में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए और उनके गुलामों ने दिल्ली सल्तनत की नींव को बनाया। फिर दिल्ली सल्तनत वॉज रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स। दिल्ली सुल्तान मुग़ल द्वारा रिप्लेस किए गए और वहाँ पर मुग़ल एम्पायर स्थापित किया गया। वाइल दीज पीपल केम फ्रॉम बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, जबकि ये तो भारतीय सीमा के पीछे से आए थे, पर कुछ ऐसे शासक भी हैं जो भारतीय सीमा के अंदर बने। इंडियन बाउंड्रीज़ के अंदर जो ग्रुप्स बन रहे थे उनमें शामिल थे राजपूत, सिख, मराठा, अहोम्स, जाट और कयास्त। अब इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए। जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होना शुरू हो गया, जिससे कि जो वहाँ के जो लोग फॉरेस्ट के जो लोग थे वो अदर एरियाज़ में रहने को मजबूर हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सॉइल की टिलिंग शुरू कर दी। रीजनल मार्केट्स, चीफ्टन्स, रूलर्स एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस करने लगी पीजेंट्स को। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन चुके थे, उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था। दे आल्सो ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स, जो भी मतलब क्षेत्रीय मालिक हुआ करते थे उन्हें वो अपनी सेवाएं या फिर वस्तु को दान देते थे। सम पीजेंट्स, इसलिए कुछ जो किसान थे वह अमीर थे और कुछ गरीब, उनमें से कुछ मज़दूर थे और या तो फिर कुछ किसान। अब नए और बेटर टेक्नोलॉजी के आने पर एग्रीकल्चर में कुछ इन्हेंसमेंट हुआ, जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़े। इसमें शामिल है इरिगेशन के क्षेत्र में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा और स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा वीइंग ऑफ क्लोथ्स में, और लड़ाई में फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाने लगा और राइटिंग के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। न्यू फूड आइटम्स, बीवरेजेस जैसे कि पटेटो, कॉर्न, चिलीज़, टी और कॉफ़ी भारत में इस्तेमाल किए जाने लगे, जो कि अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे वो आए, उन्होंने वो सब लेकर आए थे अलग अलग दुनिया के भागों से। अब हम पढ़ेंगे रीजन टू एम्पायर। द अर्ली मीडिएवल पीरियड सो द इमर्जेंस ऑफ मैनी स्मॉल किंगडम्स। जो अर्ली मीडिएवल पीरियड है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स बनने शुरू हुए थे और वो आपस में लड़ाई करते थे। इन्हीं सब लड़ाइयों के कारण इन सब लड़ाइयों का कारण ये था कि वे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। अब इन सब में से एक फेमस लड़ाई है जिसे त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, जो कि पालास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास के बीच में हुई थी। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल को हम त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय लड़ाई भी कहते हैं। अब साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य सबसे ज़्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपने ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स भी बना रखे थे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों के साथ, जैसे कि चाइना। अब नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में लार्ज एम्पायर्स इस्टेब्लिश्ड हुए, जैसे कि दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स, जिनके अंडर में काफ़ी सारे राज्य आते थे। However, the dimension and control of these empires varied under different rulers. हालांकि ये सब जो बड़े बड़े आकार के जो भी जितने भी साम्राज्य थे, इन पर नियंत्रण करना अलग अलग रूलर्स के लिए अलग अलग था। अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में। रिलीजियस ट्रेडिशन में रिलीजन प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द मीडिएवल इंडियन सोसाइटी में रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। हालांकि इस पीरियड में काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखे गए रिलीजियस ट्रेडिशन में, और जो एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखा गया हिंदुइज्म में। A major development that took place during this period
वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस पीरियड में एक मेजर डेवलपमेंट देखा गया जो कि था भक्ति का विचार, जिससे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। दिस वॉज आल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन, अब ये समय ये था कि इसमें एक नए रिलीजन की शुरुआत हुई जिसे इस्लाम कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत हुई। इस्लाम के अलावा भी कई सारी परंपराएं शुरू हुई जो वेस्ट एशिया से आई, जिसे सूफ़ी परंपरा भी कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड में कई सारे भक्ति और सूफ़ी संत की पॉपुलैरिटी और इमर्जेंस को देखा जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव लेकर आए समाज में हमारे, और ये सिद्धांत बताया कि मनुष्य में समानता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा कवर अप हो जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।